नाज़रीन, आज बात होगी एक अहम तरीन मामले की। इंसानी स्मगलिंग का जाल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फैला हुआ है। हर तरफ, हर शहर क्या, हर गांव क्या, हर मोहल्ले क्या, गलियों में भी ये जाल समंदर में नहीं बिछाया जाता, बल्कि ये बिछता है मासूमों नौजवानों की उम्मीदों पर। नाज़रीन, उनकी गुर्बत पर और बेहतर जिंदगी के वादों पर, उनके ख्वाबों पर। इंसानी स्मगलिंग का जाल किन शहरों में किस हद तक मजबूत है और डंकी लगाकर जाने वालों की वापसी क्यों मुमकिन नहीं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। ਅਸੀਂ गरीब बंदे हैं, साडा इंसाफ सानू चाहिदा है। ये हिजरत की कहानी नहीं, ये एक कारोबार है। ऐसा कारोबार जिसमें इंसानी जिस्म, उम्मीद और ख्वाब खरीदे और बेचे जाते हैं। ये वो सफर है जिसकी मंजिल यूरोप होती है, मगर इसका अंजाम अक्सर कब्र है। ख्वाब, रास्ते, लाशें हैं। ये कहानी है इंसानी स्मगलिंग के हवाले से बदनाम 4 अजला की। मंडी बहुद्दीन, गुजरावाला, सियालकोट और गुजरात की। सबसे पहले जिक्र एजेंट्स के गढ़ मंडी बहुद्दीन का। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक नेटवर्क है जो ख्वाब बेचता है और लाशें वसूल करता है। तबस्सुम, उम्र 23 साल, इलाका नूरपुर, गुजरा, मंडी बहुद्दीन। 2 साल पहले तक तबस्सुम के लिए यूरोप एक हसीन जगह थी, लेकिन आज वो जानता है कि यूरोप एक सौदा था। 26 लाख रुपए जिसका वादा यूनान पहुंचाने का था, लेकिन हकीकत लीबिया का साहिल निकली। मुदस्सर जैंट जो है उसके साथ बात हुई थी मेरे बाबा की। 26 लाख रुपये में उसने मुझे लीबिया पहुंचाया है, ठीक है। मेरी यूनान की बात थी उसके साथ। जब मुझे लीबिया पहुंचाया गया तो वहाँ पे मुझे तशद्दुद करते थे, मारते भी थे और जेंट के साथ किसी के सामने बेच दिया मुझे। लीबिया में तबस्सुम सिर्फ मुसाफिर नहीं था, वो कैदी था। तशद्दुद, बिजली के झटके और घर वालों से लाखों रुपए तावान के मुतालबे, उसके सारे ख्वाब टूट चुके थे। बाबा ने मकान सेल किया है, ठीक है। उसके बाद बाबा ने 10 लाख रुपया उन लोगों को दिया है, ठीक है। तो जब 10 लाख रुपया दिया तो फिर मेरा आने का कोई वसीला बना है, ठीक है। फिर भी उधर मारते बहुत थे। जब मैं आया हूँ इधर पाकिस्तान में तो मुझे अपनी टांगों पे चलना जो है ना वो नज़र नहीं आता था, आंखों पे नज़र भी नहीं आता था और टांगों पे चलने भी नहीं होता था। निरा मैंने ही बहुत ज़्यादा लोगों को मारा है। और जो मेरी बोर्ड थी ना वो भी जो है ना, जिस बोर्ड में मुझे बिठाने की कोशिश कर रहे थे वो बोर्ड भी जो है ना वो भी फटी हुई थी सर। वो काले मेरे बच्चे ने तशद्दुद करते रहे और मेरे बच्चे ने बहुत मारा। मेरे बच्चे ने मार पिटा दिया। 10 लाख मेरे तो मंगाया ना, 10 लाख मेरे को मंगा के ते फिर मैं मकान बेचा। मैं अपने बच्चे का रोड बर्दाश्त नहीं करता, मेरे बच्चे तशद्दुद कर दिया। 10 लाख रुपया मैं मुड़ भेजा, फिर मैं अपने बच्चे को तो वापस मंगाया 10 लाख रुपया दे के। तो मेरे बच्चे तो टुरन भी नहीं होता ही। मैं बच्चा अपना अस्पताल रखा, मैं दवाइयां टीके कराए ना अपने बच्चे ने। मेरे बच्चे बहुत तशद्दुद की, मेरा बच्चा काम करने ना छड़िया। तबस्सुम बच गया, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसी जिले में एक और माँ, वो भी यही वादा सुनती रही। जी 26 साल की उम्र थी, कोई पता नहीं कितने पैसे, लखा पैसा भी गया, आप भी गया। ते हुण असी तां रोटी खाण ते भी तंग होए पए आ ते दुकान हुआ भी गई। करना चाहिदा, जेड़े फजूल बच्चों नूं भेज रहे आ, मरी रहे आ ते मावां जड़ियां रो रही आ रज के। मैं इतनी औखी हां, तुसी मेरी मदद कर दो जे, मेहरबानी है थाडी। ये माँ आज भी पैसे जमा कर रही है। इसे नहीं बताया गया कि उसका बेटा यूनान के साहिल पर बेनाम लाशों में शामिल है। मेहरबानी है थारी के मदद कर दे, मैं बड़ी परेशान है इस गल में। एडा जवान तो उसने सारा कुछ चक्या हुआ था, पूरी जवान है जेड़ी मेरे दिहाड़ी है। मंडी बहुद्दीन में इसी साल 50 से ज्यादा एजेंट्स पकड़े गए, लेकिन फिर भी यहाँ FIA का कोई मुस्तकिल एंटी ह्यूमन स्मगलिंग दफ्तर मौजूद नहीं। सियालकोट इंसानी स्मगलिंग के हवाले से एक और गढ़ समझा जाता है। इस कहानी का दूसरा अहम शहर है सियालकोट, जो इंसानी स्मगलिंग के हवाले से मुल्क के बदनाम तरीन मराकज़ में शुमार होता है। यहाँ यूरोप के ख्वाब सबसे ज़्यादा बेचे जाते हैं। यहीं से निकलने वाले नौजवान पहाड़ों, समंदरों और सरहदों के रहमो करम पर छोड़ दिए जाते हैं। 24 साल अकब ज़िया भी इन्हीं ख्वाबों के साथ घर से निकला था। माँ को यकीन था कि यूरोप पहुंचकर सब बदल जाएगा, मगर 24 साल के आकिब ज़िया के यूरोप जाने का ख्वाब उसकी लाश पर ख़त्म हुआ। विया रस्ते बचा गया,
ਬਾਹਰ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਡੱਕੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸੇਫ 'ਚ। ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਘਾਲਨੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਘਾਲਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਕੱਲ੍ਹ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੱਲੇ। ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਮਾਨ ਭੁੱਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੱਚਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਡਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੁਪਈਆ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਉਹ ਸਣੇ ਚਾਚੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਨਦੀਰ ਮੋੜ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 29 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, पता नहीं उन्होंने की कीता है, ये रब ही जानता है या वो जानते हैं। इस सफर में आकिब ज़िया अकेला नहीं, सबड़ियाल, डस्का और पसरूर के मुताद्दिद गाँव के 20 नौजवान मर चुके हैं, कई अब भी लापता हैं। एजेंट्स इनसे 15 से 20 लाख रुपए लेकर गायब हो जाते हैं। गांव के कुछ लोग और भी हैं बच्चे जो आपस में इन्होंने सलाह की। एजेंट जो आजकल सबजबाज दिखाते हैं, आपको पता ही है। तो हमारे देहातों में ना काफ़ी एजेंट सिविल वो जो है ना कहते हैं कि सब एजेंट जो काफ़ी घूम रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा जी आपको पैसे दें, इतने इतने दे दें, इतने बाद में जाके दे देंगे। तो ले जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। हुकूमत को एक तो चाहिए कि इधर कोई कारोबार इतने हों, लेकर ये नहीं कर सकते, कम से कम एजेंटों को तो लगाम डाली जाए जो गलियों महलों में घूम रहे हैं कि यार आ जाएं। यही बच्चा तो चलो घर में सलाह करके गया था, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो घर में सलाह भी नहीं करते। कमाला चेक में मौजूद हूँ। यहाँ का 20 साला रहमान अली भी यूरोप के लिए रवाना हुआ था। उसकी वालदा के साथ मौजूद हूँ, उनसे जानते हैं। गुजरात में इंसानी स्मगलिंग का चेहरा बदल रहा है। आज का शिकार पढ़ा लिखा नौजवान है, खास तौर पर आईटी से वाबस्ता, जिसे 800 से 1000 डॉलर की तनख्वाह का लालच देकर अगवा कर लिया जाता है। जाली गैर मुल्की कंपनियां, ऑनलाइन इंटरव्यूज, पासपोर्ट पाकिस्तान में सब, विजिट वीजे पर थाईलैंड और म्यांमार, जहां कई पाकिस्तानी अब भी कैद हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारी जान बच गई है। हमें यूरोप का बताकर ये हमें थाईलैंड ले गए हैं। थाईलैंड जाके इन्होंने हमको आगे का बताकर अगवा कर लिया है। हमारे घर वालों को फ़ोन करते रहे हैं, आवाज़ें हमारी सुनाते रहे हैं, तशद्दुद करते रहे हैं, घर वालों को आवाज़ें सुनाकर ये पैसे मांगते रहे हैं। हमने फिर इनको पैसे देकर वापस आए हैं पाकिस्तान, और अल्लाह का शुक्र है हमारी जो जान बच गई है। ये रास्ते स्मगलर्स के लिए बिजनेस हैं। यूनान, लीबिया, अजरबैजान, कतर, जिंदा बच जाने वालों के लिए ये मौत के स्टेशंस हैं। वो लोग जो पहले देहातों में थे, जो बेरोज़गार थे, वो इस चीज़ का पहले शिकार होते थे। अब पढ़े लिखे नौजवान, क्योंकि बेरोज़गारी तो बरकरार है, जो पढ़े लिखे नौजवान, उनको अट्रैक्ट किया जाता है कि वो भी बाहर के मालिक में जाएं और वहाँ पे जाके काम शाम करने की कोशिश करें, उनको ऑफ़र की जाती है। ये नेटवर्क आखिर चला कौन रहा है? कार्रवाइयों और गिरफ्तारियों से बात आगे क्यों नहीं बढ़ती? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, ख्वाब दफन होते रहेंगे और मासूमों की लाशें वापस आती रहेंगी, कोहराम मचता रहेगा। नाज़रीन, इंसानी स्मगलर्स का आसान शिकार पहले सिर्फ कम पढ़े लिखे सादा लोग नौजवान होते थे, लेकिन मकरू धंधा करने वालों ने अब तरीक़ा वारदात बदल कर पढ़े लिखे खुसूसन आईटी के माहिर नौजवानों को भी निशाने पर रख लिया है, जिन्हें बैरून मुल्क भेजने के लिए पहले मुल्क में ही लूटा जाता है और फिर ख़तरनाक बैनुल अक़वामी रूट से गुजार कर मुलाजमत के नाम पर मुख्तलिफ रोहों को मुंतकिल कर दिया जाता है। फिर उन नौजवानों की बाजियाबी के लिए लवायकीन से भी भारी तावान बटोरा जाता है। इस घिनौने खेल की कहानी जानते हैं इस्लामाबाद से कमरुल मुनव्वर की ज़ुबानी। इंसानी स्मगलिंग के बड़े शिकारी लाए नया जाल, जो लैपटॉप स्क्रीन पर बिछाया जाता है। पढ़े लिखे, खास तौर पर आईटी के नौजवानों को जाली कंपनियों के इंटरव्यूज के जरिए फांसा जाता है, लाखों रुपए बटोरे जाते हैं और उसके बाद उनका पासपोर्ट जब्त करके
ان کو انسانی اسمگلنگ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بڑی بڑی غیر ملکی IT اور ٹیک کمپنیوں میں ملازمت کے نام پر نوجوانوں سے 8 سے 10 لاکھ روپے پاکستان میں ہی وصول کر لیے جاتے ہیں، پھر انہیں وزٹ ویزے پر پہلے میانمار اور پھر تھائی لینڈ لے جایا جاتا ہے، جہاں سہانے خواب ڈراؤنی حقیقت بننے لگتے ہیں۔ پڑھے لکھے بچوں کو جو یہ افورڈ کر سکتے ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں، جس میں کمبوڈیا، میانمار، تھائی لینڈ، وہاں IT کمپنیز ہیں۔ ان IT کمپنیز میں آپ کو ہم 800، 1000، 1200 ڈالر کی سیلری دیں گے۔ جو اگر بھاگنے کی کوشش کرے ان کے پاسپورٹ لے لیتے ہیں، وہاں انہیں ٹارچر کرتے ہیں، الیکٹرک شاکس دیتے ہیں اور انہیں بڑی غلط سچویشن میں، بڑا ان کو میزریبل کنڈیشن میں رکھ کے ان سے کام کرواتے ہیں۔ ایک سال میں کم از کم 15,000 سے زائد افراد غیر قانونی طور پر پاکستان سے یورپ اور دیگر ممالک جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ انسانی اسمگلنگ کا نیٹ ورک ایسے نوجوانوں کو فریب کے جال میں پھنسا کر ہی نئی واردات کے لیے نیا روٹ استعمال کرتا ہے۔ یورپ کے لیے بلوچستان سے ایران کے ذریعے ترکی پھر یونان کا سمندری راستہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا رہا ہے، جہاں تفتان اور پشین جیسے خفیہ راستے درجنوں جانیں نگل چکے ہیں۔ انسانی اسمگلرز یورپ، مشرق وسطی اور آسٹریلیا کے لیے مختلف راستے استعمال کرتے ہیں۔ آسٹریلیا کے لیے ملائیشیا یا تھائی لینڈ، پھر انڈونیشیا اور سمندر کے راستے یورپ، مشرق وسطی کے لیے ایران کے راستے عمان یا بعض صورتوں میں فضائی سفر اختیار کیا جاتا ہے، جس کے لیے 3 سے 4 لاکھ روپے وصول کیے جاتے ہیں۔ مجبور معصوم لوگ پھنس جاتے ہیں اس میں اور یہ چلے جاتے ہیں کمبوڈیا اب آن وزٹ ویزا۔ جب ٹارگیٹ ان کا اچیو نہیں ہوتا تو اس کو ٹارچر کرتے ہیں، وہاں پر پہنچتے ہیں کہ کسی کے تھرو تو ادھر اسکیمنگ لگی ہوئی ہیں اور اس میں شفٹ کر لیتے ہیں وہ لوگ، ٹارگیٹ اپنا اچیو کریں یا کسی کے کالیں کرتے ہیں تو بھائی اپنے گھروں سے پیسے منگاؤ۔ یہاں تک ابھی تو نئے ٹرینڈ یہ بھی شروع کیا ہے کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی ایک جس طرح تم ہو، ایک کسی نہ کسی کو ادھر پہنچواؤ تو پھر آپ کو چھوڑ دیں گے۔ یہ ایک انتباہ ہے کہ کوئی بھی نوکری جس میں پہلے پیسے مانگے جائیں، آن لائن انٹرویو کیا جائے اور اس کے بعد پاسپورٹ ضبط کر لیا جائے، وہ نوکری نہیں، انسانی اسمگلنگ کا جال ہے۔ FIA کے مطابق کمبوڈیا، میانمار، تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور بینکاک اس نیٹ ورک کے بڑے مراکز بن چکے ہیں، جس سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی رابطے مضبوط بنائے جا رہے ہیں۔ اگر بیرون ملک کا کوئی انوالو ہوتا ہے تو FIA میں سسٹم ہے، انٹرپول کے تھرو ہماری TT ہے، وہ ہم کر لیتے ہیں، ان کو بھیجتے ہیں اور کافی ان میں وہ کوآپریٹ کرتے ہیں ہم سے۔ کوئی ملک یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے ملک میں اس طرح کے کوئی غیر قانونی حرکتیں ہوں، تو وہ بھی ساتھ دیتے ہیں، ایمبیسی بھی ساتھ دیتی ہے۔ ہم نے پروفائل شروع کیا، اس کا بیک گراؤنڈ شروع کیا، اس کا کویشننگ کرتے ہیں ایئرپورٹ پہ کہ بھئی تم جاتے ہو وزٹ پہ کسی بھی ملک میں، رہائش کہاں ہے، ٹرانسپورٹ کس طرح کرو گے، کتنے پیسے کتنے لے کے جا رہے ہو۔ ایجنٹ جو ہے نا اس حساب سے بھی ٹرین کرتے ہیں کہ تاکہ کوئی کویشننگ میں غلط فہمی پیدا ہو۔ لیکن سوالوں جواب میں پولیس آفیسر کے پاس ہمارے ٹرینڈ بندے ہیں ایئرپورٹ پر، تو سسپیکٹ کے بنیاد پر ہم ادھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی کو آف لوڈ نہ کریں۔ FIA سمیت دیگر اداروں کی کوششیں اپنی جگہ، لیکن عوام بھی خبردار رہیں کہ حقائق سے نظریں چرا کر سجائے جانے والے خوابوں کا انجام اکثر بھیانک ہی ہوتا ہے۔ کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ قمر المنور، سما، اسلام آباد۔